अस्सलामुअलैकुम। ममता के बहरे कान और अंधी आंखें। जी हाँ, आज की मेरी वीडियो इसी के बारे में है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप मेरी तमाम अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। उन दिनों मेरी उम्र 5 बरस थी। माँ के सुर्ख आंचल को मजबूती से थामे रहने के बावजूद कुछ जालिमों ने बेदर्दी से वो आंचल मेरी कमजोर मुट्ठी से छुड़ा लिया था कि जिसकी मुलायमत आज तक अपनी हथेलियों पर महसूस होती है। छोटी सी थी फिर भी माँ की दूसरी शादी याद है और बीते दिनों का एक एक पल मेरी याददाश्त में किसी खजाने की तरह महफूज है। वो दिन जब हम एक खुशियों भरे पुरसुकून घर में रहा करते थे। लॉन में ऐसे दौड़ते फिरते जैसे बागों में तितलियां उड़ती हैं। मुसरतें फूलों की मानिद हमारे कदमों में बिखरी होती कि अचानक उस पुरबहार बाग को किसी की नजर लग गई। देखते देखते सरसब्ज पेड़ पतझड़ वाले दरख्तों में बदल गए। फूल मुरझा कर गिर पड़े और तितलियों के परों से उनके सारे रंग गायब हो गए। मेरे अब्बू एक आला अफसर थे। उन्हें दोस्तों की दावत करने का शौक था। चाय के दौर चलते और सिगरेट का सुरमई धुआं फिजा को ख्वाबनाक बना देता। ये दोस्तों की महफिल हफ्ते की शाम सजती और अक्सर रात भर जारी रहती। हम अब्बू का इंतजार करते सो जाते और अम्मी भी अपनी ख्वाबगाह में करवटें बदलती रहती। उनको सुबह तक नींद ना आती क्योंकि जिस मशरूब का तकरीब में दौर चलता उसकी बू सारे घर में फैल जाती थी। वालिदा अगले दिन अब्बू से इस बात पर उलझती और खफा हो जाती, लेकिन उन पर कुछ असर ना होता। कहते मेरी अफसरी और तरक्की के लिए ये महफिलें ज़रूरी हैं। जानती हो कि इन महफिलों और हमारे घर में किस ओहदे और रुतबे के लोग आते हैं। उन्हीं के दम से तो हमारे घर में इतनी खुशहाली नजर आती है और इसी की वजह से तुम ऐश कर रही हो। बेशक अब्बू दोस्त नवाज थे और दोस्त नवाज होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उनको जो लत पड़ चुकी थी, यानी हर रोज ताश खेलने और शराब पीने की, उसका कोई इलाज ना था। पहले घर से शाम को चले जाते तो आधी रात को आते। वालिदा को इंतजार में नींद ना आती और सुबह उनकी लड़ाई हो जाती। फिर अपनी अज़दवाजी जिंदगी बचाने की खातिर अब्बू घर में ही पीने लगे। हम प्याला दोस्तों की महफिलें जमा लेते ताकि बीवी देर से घर आने पर खफा ना हो। कुछ दिन अम्मी चुप रहीं, फिर उन महफिलों से भी चिढ़ने लगीं। अब्बू कहते तुम सो जाया करो, क्यों जागती रहती हो? नौकर मौजूद है काम करने को, तुम्हारी जरूरत सिर्फ खाना भिजवाने तक होती है। कौन औरत चाहती है कि बीवी रात 2-3 बजे तक जागकर शोहर का इंतजार करती रहे, ख्वाह शोहर घर पर ही मौजूद हो। मगर उनका मौजूद होना तो उनके हम मिजाज दोस्तों के लिए था। दिन को ऑफिस, शाम को दोस्त। अम्मी और हमारे लिए वक्त ही ना था उनके पास। वालिदा चाहती थी कि जीवन साथी शाम को कहीं सैर पर ले जाए, उन्हें कंपनी दे, लेकिन वालिद साहब इन मर्दों में से थे जो खूबसूरत बीवी होने के बावजूद बाहर वक्त गुजारना पसंद करते हैं या फिर दोस्तों के बीच घिरे रहते हैं। वालिद की खुशी भी उसी में थी और दोस्तों की महफिलें छोड़कर वो बेमौत मरना न चाहते थे, क्योंकि बीवी से लाख मोहब्बत हो वो एक मामूल की शय होती है। उन्होंने इस झगड़े के हल की एक तरकीब निकाल ली। अम्मी को ताश खेलना सिखा दिया। अब दोस्तों के आने से 1 घंटा पहले अम्मी के साथ ताश खेलते। रफ्ता रफ्ता मेरी माँ भी अब्बू के नक्शे कदम पर आ गईं। पहले वालिद के साथ खेलती, फिर उनके दोस्तों में आ बैठती और घंटा आधा घंटा उनके साथ खेल में शामिल हो जाती। मेरे अब्बू को भी बुरा ना लगता कि कुछ देर शरीके हयात खुश हो लेती है और करीबी दोस्तों के सामने तो पहले भी आती थीं। इस तरह उन्हें इतना फायदा हुआ कि मेरी माँ ने अपने खाविंद से लड़ना झगड़ना और कुड़ना छोड़ दिया। शाम को जितनी देर हम ट्यूशन पढ़ते वो ये वक्त अब्बू के साथ ताश खेलती और फिर हमारे पास आ जाती। मैंने अपनी माँ में एक बड़ी तब्दीली नोट की। अब वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगी थीं। खूबसूरत जोड़े जो उनकी वार्डरोब में हैंगरों में लटके लटके मुरझा जाते थे, वो अब ड्राई क्लीनिंग को जाने लगे। अब हशाश बशाश हंसती मुस्कुराती हमारी माँ हमको बहुत अच्छी लगती। अम्मी जब से शमाए महफिल बनी, उन्होंने हम पर भी तवज्जो कम कर दी थी। हर वक्त बनी सवरी रहती। हमें जल्दी जल्दी सुलाकर वो ड्राइंग रूम में जा बैठती। मुझे तो नींद ना आती,
دیر تک جاگتی رہتی، سوچتی رہتی کہ پہلے خالی ابو دیر تک وہاں بیٹھتے تھے، اب امی کو بھی اپنے جیسا بنا لیا ہے۔ ان کے دوستوں میں سے ایک کا نام اشفاق تھا اور وہ بہت ہی سمارٹ تھے، ابو کے اعلیٰ افسر تھے، مگر مغرور نہ تھے، ہم سے بہت پیار کرتے اور ٹافیوں کے بڑے بڑے ڈبے لاتے تھے۔ ہم بھی بہت خوش ہوتے، ان کا انتظار کرتے تھے۔ وہ ہر اتوار کو ہمیں گھمانے لے جاتے اور امی خاص طور پر ان کے لیے ان کا پسندیدہ کھانا پکواتی۔ کبھی کبھی انکل کے اصرار پر امی بھی ہمارے ساتھ چلتی، جبکہ ابو کہتے تم لوگ گھوم آؤ، جب تک میں دفتر کی کچھ ضروری فائلیں دیکھ لوں، پھر وقت نہ ملے گا۔ رفتہ رفتہ انکل کی نشستیں ہمارے گھر طویل ہوتی گئیں، وہ دوپہر اور رات کا کھانا بھی ہمارے ساتھ کھانے لگے۔ امی کی طرف ان کا رجھاؤ بڑھنے لگا، بھابھی کہتے ہوئے کبھی تو مذاق میں میری امی کی کلائی بھی پکڑ لیتے۔ ہم بچے تھے، ان باتوں کو نہیں سمجھتے تھے۔ شروع میں میرے ابو دبے دبے رہے، پھر وہ سنجیدہ ہوتے گئے، یہاں تک کہ انکل اشفاق کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر میرے ابو کا رنگ اڑ جاتا اور چہرہ پتھریلا ہو جاتا۔ اب پھر سے بہانے بہانے سے امی اور ابو میں انبن رہنے لگی۔ ابو انکل کو گھر آنے سے منع بھی نہ کر سکتے تھے کیونکہ ان میں اتنی جرت ہی نہ تھی، کیونکہ وہ ابو کے اعلیٰ افسر تھے اور ابو ان کے ماتحت۔ مگر یہ غیرت کی ہولی زیادہ دنوں جاری نہ رہ سکی۔ ایک روز زبردست جھگڑے کے بعد میرے والدین کی آپس میں بول چال بند ہو گئی۔ بتا نہیں سکتی کہ اس روز کے جھگڑے سے ہم بہن بھائی کتنا ڈر گئے تھے کہ ایک دوسرے سے لپٹ کر روتے رہے تھے۔ 2 دن ابو گھر نہ آئے، البتہ انکل اشفاق آ گئے۔ امی نے رو کر کہا کہ اب میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی، یہ مجھ پر گندے الزام لگاتا ہے اور بد چلن تک کہہ دیتا ہے، میرا فیصلہ کرا دو۔ انکل نے بولا میں سوچ کر جواب دوں گا، اور یہ کہہ کر نکل گئے۔ انہوں نے ابو سے بات کی ہوگی، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ امی کو سمجھانے ضرور آئے تھے کہ دیکھو تاش وغیرہ کھیلنا اور ہنستے مسکراتے وقت گزارنا الگ بات ہے، ہم لوگ دفتری امور سے بہت تھک جاتے ہیں تو مل بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں، تاش کھیل کر ذہنی تفریح کر لیتے ہیں، اگلے دن پھر کام میں لگ جاتے ہیں۔ یہ محفلیں جو تمہارے گھر ہوتی ہیں پہلے میرے گھر ہوتی تھیں، اور میری بیوی کی اجازت سے، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ مجھے منظور ہے کہ آپ لوگ گھر میں تاش کھیلو یا گپ شپ کرو، مجھے اطمینان رہتا ہے کہ تم گھر پر ہی موجود ہو۔ ہاں، رات گئے باہر سے دیر سے گھر آتے ہو تب میرا جی گھبرانے لگتا ہے، میں پریشان ہوتی ہوں۔ جب تم نے اپنے شوہر کے ساتھ یہ مسئلہ شروع کیا تو ہم دوستوں نے اسے یہی مشورہ دیا کہ بجائے ہمارے ساتھ گھر سے باہر رہنے کے تمہارے گھر سب جمع ہو جایا کریں گے، تاکہ تمہاری بیوی دیر تک تمہارے باہر رہنے سے غلط قسم کے شکوک و شبہات میں نہ پڑے اور پرسکون ہو جائے۔ اب تم بھی پرسکون ہو جاؤ بھابھی، اگر میری وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے تو میں یہاں نہیں آیا کروں گا، میری بھی بیوی بچے ہیں اور تمہارا بھی شوہر ہے، بچے ہیں، اگر تمہارا اور تمہارے شوہر کا گھر میری وجہ سے برباد ہو گیا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ امی نے بولا کہ میں بہرحال اپنے شوہر سے تنگ ہوں، میں خود اس گھر سے چلی جاؤں گی، پر بھابھی آپ لوگوں کی علیحدگی اچھی بات نہ ہوگی، پرسکون ہو جاؤ، میں آپ کے شوہر کو سمجھا دوں گا، آئندہ وہ تم پر شک نہ کرے گا۔ امی میکے چلی گئیں۔ انکل اشفاق نے ابو کو سمجھایا، انہوں نے ہمارے مرجھائے ہوئے چہروں پر نظر ڈالی تو ان کا دل بھر آیا، وہ امی کو منا کر گھر لے آئے۔ زندگی میں کچھ سمجھوتے زیادہ دیر تک ساتھ نہیں دیتے اور دلوں کو قابو رکھنے کے لیے دماغ کو بڑی جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ امی کے دل میں دراڑ پڑ چکی تھی، ابو بہت جلد سمجھوتے کی یہ جنگ ہار گئے۔ ایک بار پھر نہ جانے کس بات پر جھگڑا ہوا، اس دفعہ میری والدہ ہمیں اور زیورات بھی ساتھ لے کر میکے چلی آئیں۔ انہوں نے میرے باپ کے ساتھ مزید زندگی گزارنے سے انکار کر دیا۔ پہلے تو نانا ابو نے بہت سمجھایا، جب دیکھا کہ بیٹی کسی صورت راضی نہیں تو خلا کا دعویٰ کیا اور ساتھ بچوں کے اخراجات کا بھی۔ والد صاحب یہ جنگ ہار گئے، ان کی تنخواہ سے رقم کٹنے لگی اور میری والدہ کو ملنے لگی۔ اب امی آزاد تھیں، وہ جب چاہے انکل اشفاق سے شادی کر سکتی تھیں، مگر انکل آزاد نہیں تھے، تاہم امی نے رابطہ جاری رکھا۔ بالآخر محنت رنگ لائی، ایک اور سہاگن کی طلاق ہو گئی، وہ ایسے کہ جب انکل اشفاق کی بیوی کو خبر ہوئی کہ میری امی ان کو فون کرتی ہیں تو وہ رو کر میکے چلی گئی، اس نے بھی خلا لے لیا۔ تب اشفاق انکل سے اپنے بچوں کا رونا نہ دیکھا گیا اور بیوی کو بچے دے دیے، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اشفاق انکل کے گلے میں بدنامی کا طوق پڑ گیا، ان کی متعلقہ بیوی نے خوب ان کو بدنام کیا اور امی کو بھی، کہ ان دونوں کی عشق مجازیوں کی وجہ سے 2 گھر برباد ہوئے اور بچے دربدر ہو گئے۔ اب بچانے کو کیا رہ گیا تھا کہ جس کی خاطر امی اور انکل اشفاق دنیا کی شرم کرتے؟
बदनामी खूब हो गई थी। सब कहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई खराबी होती है तभी ऐसे फैसले हो जाते हैं, मगर सजा तो उन नादानों को मिलती है कि जिनका कोई कसूर नहीं होता। और हम बच्चों की मासूमियत देखें कि जिस रोज अम्मी की दूसरी शादी थी, हम दोनों बहन भाई बहुत खुश थे। बच्चे हमसे पूछ रहे थे, तुमने ये नए और खूबसूरत कपड़े क्यों पहने हुए हैं? मैं और मेरा भाई फख्र से कह रहे थे, आज हमारी अम्मी की शादी जो है, अम्मी दुल्हन वाला जोड़ा पहनेंगी तो कितनी प्यारी लगेंगी। और बच्चे कह रहे थे कि उनके घर पर तो शामियाना लगा है, अभी कुछ देर में बारात आएगी, दूल्हा आएगा तो हम देखेंगे कितना मजा आएगा। और मैं उनकी ये बातें सुनकर ऐसे इतरा रही थी कि जैसे अम्मी की नहीं, मेरी गुड़िया की शादी हो। हम एक अनजानी कैफियत में डूबे हुए थे। फिर ना जाने क्या हुआ, दूल्हा की गाड़ी के आते ही नाना जान हमारे पास आए। उन्होंने हम दोनों को बाजुओं से पकड़ा और एक गाड़ी में बिठाकर हमारी फूफी के घर ले गए। हम सिसकते रह गए कि नाना जान हमको अंदर जाने दीजिए, अम्मी को देखेंगे, मगर उनको हम पर तरस न आया। और शामियाने जगमगाते रंग बरंगे बल्ब और सजी हुई दूल्हा की गाड़ी, सब कुछ नजरों से ओझल हो गया। रात भर रोते हम न जाने कब नींद की आगोश में चले गए। सुबह नाना वकील के साथ आए और कहा, इन बच्चों को इनके वालिद के हवाले कर दो, इनका यहाँ रखना मुहाल है, कोई सही देखभाल न कर सकेगा और इनकी माँ की आइंदा जिंदगी के लिए भी मसाइल पैदा होंगे। बाप के पास चले गए तो उसको चैन आ जाएगा और वो हमारा पीछा छोड़ देगा। नाना जान तो चले गए तो वकील, जो रिश्तेदार भी थे, अपने बाजुओं में भरकर बैठ गए। हम रोते रहे थे और वकील अंकल भी रो रहे थे। बाप ने हमको बेशक सीने से लगा लिया, मगर माँ की याद दिल से ना गई। इतनी मुद्दत गुजर गई और वो आंसू आज तक नहीं थमे। अब वो आंसू गालों पर तो नजर नहीं आते, मगर मेरे दिल में कतरा कतरा गिरते रहते हैं, जैसे बर्फ चोटियों से पिघलकर नशेब की तरफ बहती रहती है। अब्बू ने हमारी खातिर दोबारा शादी नहीं की, हमें माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। मैं अब 17 साल की हो चुकी हूँ, मगर लोग मुझे अजीब नज़रों से देखते हैं, क्योंकि जब भी मैं कहीं शामियाने लगे देखती हूँ, शहनाई की आवाज़ सुनती हूँ या सजी हुई कोई दुल्हन दिखाई दे जाती है तो मेरा रंग जर्द पड़ जाता है, हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं और मैं चीख मार कर बेहोश हो जाती हूँ। या फिर दबी दबी सिसकियाँ मुंह से निकलती हैं, जैसे कोई नन्ही मुन्नी बच्ची भरे मेले में अपनी माँ से बिछड़ जाती है। हाथ छूट जाए ना तो फिर जुदाई की दीवार अपनों के बीच ऐसी हायल हो जाती है कि एक ही शहर में रहकर भी नहीं मिल पाते। सुना है कि माँ का दिल बच्चे के प्यार से भरा होता है, तो फिर हमारी माँ कैसी थी? क्या हुआ अचानक के बदन पर सुर्ख जोड़ा सजाने के लिए हमारे दिल लहू लहू कर दिए और उसे अपना सुहाग का लहू रंग जोड़ा रास आ गया। क्या कभी ममता के कान बहरे और आंखें अंधी हो जाती हैं कि वो अपनी बच्चों की सिसकियां भी सुन नहीं सकती और ना अपनी औलाद की सूरतें उसे दिखाई देती हैं? वो दिन और आज का दिन, कभी घर में किसी रिश्तेदार की शादी का कार्ड आ जाए तो मैं घबरा जाती हूँ। कहीं शहनाई बजे और शामियाने लगे या रंग बरंग बल्ब जलते बुझते नजर आए, मेरी रूह में बसी हुई सिसकियां जाग पड़ती हैं और दिल में रंग बरंगे बल्ब आंसू बनकर गिरने लगते हैं। खुदारा अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए माँ का ममता घोटने से पहले उन मासूम बच्चों पर तो नजर डालो कि जिनका सबसे ज्यादा मुखलिस रिश्ता अपने माँ बाप के साथ ही होता है। अगर माँ या बाप ही ऐसा करेंगे तो फिर माँ की ममता और बाप की बप्ता से बच्चों का एतबार उठ जाएगा। झूठ लगेंगी फिर ये बातें कि माँ बाप से बढ़कर प्यार करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होता।